My dear friend, a very, very good morning, and hopefully you'll be fine. Today, we are supposed to start the last question of our this session. हमने बाकी तमाम के तमाम क्वेश्चन कर लिए हैं इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के. You know that we have started with this vocabulary से start किया, then हमने narration की, correction की, reading comprehension की, प्रेसी की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की, ट्रांसलेशन की कल दोबारा मैंने प्रैक्टिस करवाई. इंशाल्लाह वो आज चेक करके मैं दूंगा. आगे 1-2 दिन और हमने प्रैक्टिस करनी है. अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन जो है ना, ये पंक्चुएशन का क्वेश्चन है. माय डियर फ्रेंड, दिस क्वेश्चन हैज सो मेनी एडवांटेज. मेरे नजदीक ना, अगर सबसे ज्यादा किसी क्वेश्चन का एडवांटेज है ना, वो पंक्चुएशन के क्वेश्चन का. क्यों? पहली बात तो ये है, ये हमेशा हर साल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन में कभी 5 मार्क्स से कभी 10 मार्क्स से ये क्वेश्चन आता है. कभी ये 5 नंबरों का आता है और कभी डियर फ्रेंड ये 10 नंबरों का क्वेश्चन आता है. तो ये नंबर आप हासिल कर सकते हैं. दूसरी बात यह है कि हर साल करेक्शन के अंदर 1 से 2 नंबर पंक्चुएशन लिए जाते हैं. और इससे भी बढ़ के डियर फ्रेंड, जब मैं आपकी इंग्लिश एसे चेक करता हूं, तो मेरे नजदीक अगर इंग्लिश एसे में आपकी सबसे ज्यादा जो गलतियां आती हैं ना, सबसे ज्यादा बिलीव में गलतियां आपकी, वो गलतियां पंक्चुएशन की गलतियां हैं. सबसे ज्यादा गलतियां आपकी पंक्चुएशन की गलतियां हैं. तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इस क्वेश्चन के बहुत ज्यादा एडवांटेज हैं. और इससे भी बढ़ के दिस इज वेरी गुड टेक्निक इन प्रेसी राइटिंग. अब होता है प्रेसी राइटिंग के अंदर आप बिकॉज लिखेंगे तो लफ्ज काउंट होगा, बिकॉज की जगह सेमी कोलन लिखेंगे तो काउंट नहीं होगा. और अक्सर जब भी मैंने देखे मुश्किल प्रेसी आती है, मुश्किल प्रेसी वो होती है जिसके अंदर पंक्चुएशन होती है. क्योंकि जैसे पंक्चुएशन हमेशा वर्ड्स को रिप्लेस करती है. और जिस बंदे को ये भी ना पता चले कि ये किस लफ्ज को रिप्लेस कर रही है, तो फिर उसको उस पैसेज की या तो समझ आती नहीं है. माइडियर फ्रेंड, अगर उसको उसकी समझ आती है तो उससे गलत मीनिंग डिड्यूस किए जाते हैं. उसे मीनिंग की गलत डिड्यूस किए जाएंगे कि यार इसका मतलब ये तो नहीं बनता, इसका ये मतलब बनता है. लेट मी माय डियर फ्रेंड स्टार्ट फ्रॉम हियर. मैं पहले इसको डिफाइन करता हूं आपके लिए, और डिफाइन करने के बाद हम फर्दर मूव करेंगे. मैंने कहा डियर फ्रेंड, पंक्चुएशन आर फ्यू सिंबल्स. They are few symbols. They have been used to regulate your text. इसका बेसिक फंक्शन जो है ना, ये आपका जो भी टेक्स्ट है, आपके टेक्स्ट को रेगुलेट करते हैं. This mean that they always clarify their meaning, कि ये इसके मीनिंग्स जो है उसको क्लैरिफाई करते हैं. Principally by creating a linkage and expression among words, phrases, clauses and sentences. आप कोई एक पैसेज लें, अगर आप पैसेज से पंक्चुएशन मार्क्स निकाल दें, द पैसेज वुड बी टोटली मीनिंगलेस. और अगर डियर स्टूडेंट उसके अंदर मैं पंक्चुएशन मार्क्स चेंज कर दूं, तो उसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं. तो मैंने क्या कहा है कि ये एक सिंबल है, लाइक द सिंबल ऑन ट्रैफिक, लाइक द सिंबल ऑन रोड्स. और इनका फंक्शन क्या है? दे हैव बीन यूज्ड टू रेगुलेट योर टेक्स्ट. ये आपका जो भी टेक्स्ट है उसको ये रेगुलेट करते हैं. कैसे? लफ्जों के दरमियान लिंकेज, एक्सप्रेशन, लफ्जों के दरमियान, फ्रेजेस के दरमियान, क्लॉजेस के दरमियान और सेंटेंसेस के दरमियान में. इट हैज मेनी एडवांटेजेस. इसके बहुत ज्यादा एडवांटेज है. और इसका सबसे पहला एडवांटेज ये है, दिस ऑलवेज रिड्यूस योर मिस्टेक इन इंग्लिश ऐसे. कि आपके इंग्लिश ऐसे जो है उसके अंदर अगर आप पंक्चुएशन में अच्छे हैं, तो डियर ये आपके इंग्लिश ऐसे के अंदर आप जितनी भी गलतियां करते हैं, मैंने कहा आपकी मेजर गलतियां होती हैं पंक्चुएशन की हैं, तो सबसे पहला इनका काम ये है कि इंग्लिश ऐसे के अंदर ये गलतियों को रिड्यूस करते हैं. दे विल इंप्रूव योर एक्सप्रेशन. जिस भी स्टूडेंट में डियर पंक्चुएशन अच्छी यूज कर लेना, उसका एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाता है. हेल्प टू गेट द गुड मार्क्स इन क्वेश्चन ऑफ द करेक्शन, कि इसकी वजह से जो करेक्शन का क्वेश्चन है उसमें बहुत अच्छे नंबर आते हैं. और आखिरी बात, इसका एडवांटेज ये है कि आपको 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो बेहतर हो जाता है. माय डियर स्टूडेंट, वी हैव डिफरेंट 10 टाइप ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स. इंग्लिश लैंग्वेज में
जो मेजर पंक्चुएशन मार्क्स हैं दे आर 10। सबसे पहले को कहते हैं एंड मार्क। एनी पंक्चुएशन मार्क which appear at the end of sentence that is known as the end mark। फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, कैपिटल लेटर, apostrophe s, कॉलन, सेमीकोलन, हाइफन, ब्रैकेट, कामास, स्पीच। ये मेजर आपके पंक्चुएशन मार्क्स है। मैं डियर इन तमाम, अच्छा पंक्चुएशन के एक मैं रूल बता दूं कि जब भी आप पंक्चुएशन का क्वेश्चन करते हैं, यू आर नॉट सपोज टू अलाउ एनी वर्ड। आप अपनी तरफ से एक भी लफ्ज ऐड नहीं कर सकते, ना आप किसी लफ्ज को डिलीट कर सकते हो। ये पंक्चुएशन के क्वेश्चन की मैं बता रहा हूं। ना आप कुछ ऐड कर सकते हो डियर, ना कुछ डिलीट कर सकते हो, ना आप लफ्जों को, लोकेशन को चेंज कर सकते हो। आप कभी भी किसी भी लफ्ज की लोकेशन को चेंज नहीं कर सकते। यू आर सपोज टू डू एनीथिंग यू मे लाइक विद द पंक्चुएशन मार्क्स। हम जो भी कुछ करेंगे पंक्चुएशन मार्क्स के साथ करेंगे। आप उनको ऐड भी कर सकते हो, आप उनको डिलीट भी कर सकते हो। तो ये जरा एक शॉर्ट सा क्वेश्चन है ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि आपको पंक्चुएशन मार्क्स कितने आते हैं। जरा इसको पंक्चुएट करना है, इसके अंदर पंक्चुएशन नहीं है, अगर है तो शायद माइट भी गलत होंगे और कुछ सही भी हो सकती हैं, लेकिन रूल देख लें। मैंने कहा ना कुछ आप इसमें ऐड कर सकते हो, मीन के वर्ड कोई ऐड भी नहीं कर सकते, वर्ड डिलीट भी नहीं, इवन अल्फाबेट भी, एक्सेप्ट अपास्ट्रोफी एस कर सकते हैं, इवन आप एक अल्फाबेट भी ऐड नहीं कर सकते, ना डिलीट कर सकते हो, ना रीलोकेट कर सकते हो। करें जरा इसको अटेम्प्ट करें। बहुत एक एक चीज को गौर से करना है आपने।
लास्ट 2 मिनट्स आपके पास, लास्ट 2 मिनट है। अगर इसको देखते हैं, मॉड्यूल पहला जो है ना, इसके अंदर यहां पे सेमी कॉलन आना जरूरी था। मैं आगे लॉजिक बताऊंगा क्यों। सॉरी, कॉलन नॉट सेमी कॉलन। इसके अंदर ना डियरसन सेमी कॉलन आना जरूरी था दूसरे के अंदर। तीसरे के अंदर डियरसन आपको अपॉस्ट्रोफी एस करना जरूरी था। चौथे के अंदर अगेन आपको सेमी कॉलन लिखना जरूरी था। पांचवें के अंदर मंडे शुड बी कैपिटल और आई थिंक सो वुड बी ब्रैकेट। बहुत से लोगों ने शायद इसको पेयर ऑफ कामास में लिखा होगा। अगर पेयर ऑफ कामास में लिखा है तो इसको गलत कंसिडर किया जाएगा। ये दोनों ठीक है, पास्ट एस के बाद भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है। क्यों आ सकता है इस पे मैं लॉजिक बताऊंगा। और विंटर का डब्ल्यू शुड बी स्मॉल, मॉर्फीज का एम शुड बी कैपिटल, और यसन डेज के एंड पे ना कामा आना चाहिए। ये आपकी सही पंक्चुएशन है। क्लियर हो गया जहां तक। अब मैं आगे पढ़ाता हूं, इस पे दोबारा हम एंड पे वापस आएंगे। अब आपके माइंड में बहुत ज्यादा एम्बिगुइटीज आ गई होंगी। आप समझ रहे होंगे कि आई थिंक सो जो है ये पेयर ऑफ डैश में क्यों नहीं आ सकता, ये पेयर ऑफ कॉमास में क्यों नहीं आ सकता। हम इस पे गुफ्तगू करेंगे। हम दोबारा एंड पे इस पे वापस आएंगे, इसी असाइनमेंट पे। अच्छा, माय डियर सन, लेट मी स्टार्ट विद द एंड मार्क। My dear son, any punctuation mark which appear at the end of sentence that is known as the end mark. तो वो punctuation mark जो आपके सेंटेंस के एंड पे आता है that is known as the end mark. वो ये पॉपुलर 3 एंड मार्क। हमारे यहाँ फुल स्टॉप है। Yes, and we have question mark and we have sign of exclamation as well. Let me start with the full stop. Yes, and full stop has some usage. मेरे नजदीक जो सबसे ज्यादा फेमस एंड मार्क है दैट इज फुल स्टॉप एंड यस इट हैज 4 डिफरेंट यूजेज, जिसके 4 यूजेज है। ये बड़ी चीजें आपने रटनी नहीं है, समझने इन चीजों को, क्वेश्चन करने हैं, यहाँ पे चीज समझना है। तो यस एंड फुल स्टॉप हैज पॉपुलर 4 डिफरेंट यूजेज। एंड सबसे पहला यूजेज ये है कि इट ऑलवेज कम एट द एंड ऑफ असर्टिव सेंटेंस, कि जब भी आपका असर्टिव सेंटेंस होगा उसके एंड पे फुल स्टॉप होता है। लेकिन मैंने लिखा है कि इट इज रेनिंग टुडे। मडियासन दूसरा इसका यूजेज ये है कि ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस के एंड पे आता है। हमने लिखा डू नॉट इंटरप्ट व्हाइल आई एम टॉकिंग। 2 फंक्शन हो गए। अब मैं जब भी रोड पे इस्लामाबाद में, क्योंकि मैं रहता हूं, मैं जब भी किसी रोड पे जाता हूं तो इस्लामाबाद का एक बड़ा फेमस हॉस्पिटल है, उसका नाम है पिम्स। मैं कभी रोड के जब साइन पढ़ता हूं तो कभी मैं पढ़ता हूं कि पिम्स के दरमियान में फुल स्टॉप होता है, और कभी इसमें देखता हूं कि पिम्स के दरमियान में फुल स्टॉप नहीं है। कभी ये फुल स्टॉप के साथ लिखा होता है, कभी फुल स्टॉप के बगैर लिखा हुआ है। ये इस्लामाबाद आधा भरा हुआ है इनसे, तो आधा आधों में लिखा हुआ है, आधों में नहीं है। एक और चीज में जरा एक और कॉमन चीज बताता हूं। आपने देखा होगा डियर, हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिखते हैं पीस बी अपॉन हिम। अक्सर आप देखते हैं कि पी के बाद, बी के बाद, यू के बाद और हिम के बाद ये फुल स्टॉप होते हैं।
और कुछ किताबें ऐसे आप पढ़ते होंगे जिसमें पीस बी ओपान के ये इसके दरमियान में फुल स्टॉप नहीं होंगे। तो वकार साहब, आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन सा सही है? वकार, राना वकार। ऐसा आप बताएं। ऐसा आप अपने आप को अनम्यूट करें और मुझे बताएं, इसमें पीस भी ओपान में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सिर्फ फुल स्टॉप होना चाहिए। होना चाहिए। अच्छा, अब आपने ऐसा कभी नहीं पढ़ा पीस भी ओपान जिसमें ना हो? सर मतलब बगैर उसके भी होता है, लेकिन आई थिंक होना चाहिए। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्यों होना चाहिए? से क्योंकि वो अलग अलग वर्ड्स हैं। ठीक है, डॉक्टर नैमा आप क्या कहेंगी? डॉक्टर नैमा रिबानी, मैं सुन रहा हूँ डॉक्टर नैमा आपको। ये जो बताना चाहता है वो हैंड रेज करें, क्योंकि बहुत से लोग तो बताने ही नहीं चाहते। तो कोई बताना नहीं चाहता, चलें ठीक है, हम आगे चलते हैं अगर नहीं बताना आप चाह रहे तो। अच्छा, मेडिसन रूल ये है। देखो, एक और चीज मैं आप बताता हूँ, आप अक्सर अखबार में देखते हो आजकल लिखा होता है मोहम्मद बिन सुल्तान एमबीएस। तो एमबीएस के दरमियान में कोई फुल स्टॉप आपको नजर नहीं आता। इसी तरीके से आप जेड जुल्फकार अली भुट्टो पढ़ते हैं, लेकिन वहां पे फुल स्टॉप नजर आता है, जेड के बाद भी फुल स्टॉप होता है, ए के बाद भी फुल स्टॉप होता है। अब ये रूल क्या है, मैं सबसे पहले तो आपको रूल बताऊंगा। मेडिसन वी हैव टू टाइप ऑफ अब्रीविएशन, हमारी दो किस्म की अब्रीविएशन है। हमारी एक किस्म की वो अब्रीविएशन है कि जिसमें तमाम के तमाम लफ्ज अब्री, इसको हम कहते हैं यूजुअल अब्रीविएशन। और मेडिसन यूजुअल अब्रीविएशन वो होती है जिसमें तमाम के तमाम लफ्ज अब्रीविएशन होते हैं। एम मोहम्मद बिन सलमान साहब, जैसे जब वो यूजुअल अब्रीविएशन होगी तो फुल स्टॉप इज नॉट रिक्वायर्ड। पीस भी उपान फुल स्टॉप नहीं आएगा, पेम्स फुल स्टॉप नहीं आएगा। लेकिन डेसेंट हमारी दूसरी अब्रीविएशन जो होती है, हम उसको कहते हैं अनयूजुअल अब्रीविएशन। अनयूजुअल अब्रीविएशन ये होती है कि उसमें आधे लफ्ज अब्रीविएशन होते हैं, आधे कंप्लीट वर्ड होते हैं। देखो ना, जेड अब्रीविएशन है, ए अब्रीविएशन है, भुट्टो कंप्लीट वर्ड है, तो इस वजह से जेड और ए के बाद में फुल स्टॉप लगाऊंगा। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट, अगर मैं लिखूं यू फुल स्टॉप एस फुल स्टॉप अमेरिका, तो मैं लिखूंगा यू के बाद भी फुल स्टॉप लिखूंगा, एस के बाद भी फुल स्टॉप लिखूंगा और अमेरिका लिखूंगा। लेकिन अगर मैं सारा यू एस से लिख दूं ना, तो फुल स्टॉप इज नॉट रिक्वायर्ड। तो रूल क्या मैंने बताया? मैंने कहा डियर वी हैव टू टाइप ऑफ अब्रीविएशन। हमने एक को यूजुअल अब्रीविएशन कहा और दूसरे को हमने अनयूजुअल अब्रीविएशन कहा। मैंने कहा जब भी हम यूजुअल अब्रीविएशन यूज करेंगे तो फुल स्टॉप इज नॉट रिक्वायर्ड। देखो ना, लफ्ज है रजी अल्लाह अन्हु, आ रहे, फुल स्टॉप नहीं चाहिए। लेकिन मैंने रूल बता दिया कि जब हम आधी अब्रीविएशन लिखेंगे, आधे कंप्लीट फॉल लिखेंगे, तो तब तो यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं यूज करेंगे। क्लियर होगा? देखें, यहां पे लफ्ज मैंने लिखा जी एम चौधरी, या अनयूजुअल अब्रीविएशन है, आदि गुलाम मोहम्मद चौधरी। और डिसेंट इसका आखिरी यूजेज ये है कि कभी कभार आपको पता है हम इनकम्प्लीट वर्ड लिखते हैं, हालांकि इनकम्प्लीट वर्ड नॉट अलाउड। देखो, हम अक्सर आप लिखते हैं, हम प्रोफेसर की जगह लिखते हैं एफ पी आर ओ एफ फुल स्टॉप। हम इंजीनियर लिखते हैं ENGR फुल स्टॉप। हम लिखते हैं डीएसएन इंटरनेशनल को लिखते हैं INT। हम लिखते हैं डॉक्टर को DR। डॉक्टर को क्या लिखते हैं? माय हम डॉक्टर को DR लिखते हैं। तो यूजेज क्या हुआ? आखिरी यूजेज ये है कि जब भी आप इनकम्प्लीट वर्ड लिखेंगे, इनकम्प्लीट वर्ड के बाद भी फुल स्टॉप रिक्वायर्ड है। देखो ना, हम डॉक्टर लिखते हैं, ये पूरा डॉक्टर तो नहीं, हम मिस्टर लिखते हैं, हम मिसेस लिखते हैं। तो सो इन सिंपल वर्ड्स इट हैज 4 डिफरेंट यूजेज। पहला यूजेज ये है कि ये असर्टिव सेंटेंस के एंड पे आता है। दूसरा यूजेज ये है कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस के एंड पे आता है। और ये सर तीसरा यूजेज मैंने आपको बताया कि अनयूजुअल अब्रीविएशन में आता है। और चौथा मैंने आपको ये बताया, आप अक्सर आजकल फॉरेन मैगजीन को पढ़ोगे ना, तो उसमें US के बाद, इवन हालांकि ये दोनों अब्रीविएशन है U एंड S, बिल्कुल रिक्वायर्ड है, ये इनकम्प्लीट है, ए नहीं है। US क्या है? यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका किधर है? ये इनकम्प्लीट वर्ड है।
तो ये 4 यूजेज हैं इसके। किसी का क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज करें। देखो ना, मैंने ये कहा है कि मैंने कहा डेसमेंट मेरा क्वेश्चन ये है कि ये पिम्स जो है ना, ये गलत है, ये पीएस ये गलत है, ये ठीक है क्योंकि दिस इज अनयूजुअल अब्रिविएशन, और ये भी ठीक है क्योंकि दिस इज अगेन यूजुअल अब्रिविएशन। तो ये 4 यूजेज है हमारे। अगर किसी का कोई, जी ऐशा बताएं। सर ये क्लियर नहीं है, मतलब अनयूजुअल एब्रीविएशन और मैं बताता हूँ यूजुअल। बेटा, अनयूजुअल अब्रिविएशन वो जो अब्रिविएशन होती है जिसमें आधी अब्रिविएशन हो, आधे कंप्लीट वर्ड हो। देखें, जेड ए भुट्टो, जेड अब्रिविएशन है, ठीक है। ए अब्रिविएशन है, हम्म। तो भुट्टो अब्रिविएशन है या नहीं है? भुट्टो भी है। अब्रिविएशन किस चीज की है? भुट्टो तो पूरा लफ्ज लिखा गया है बेटे। अच्छा, जो मतलब एक मतलब लेटर रिप्रेजेंट करे। जी, देखें ना, जी एम चौधरी, जी अब्रिविएशन है गुलाम की, मोहम्मद की एम अब्रिविएशन, लेकिन आज चौधरी आगे कंप्लीट लिखा हुआ है। अगर इसको मैं जीएमसी लिखता ना, फुल स्टॉप रिक्वायर्ड नहीं था। ठीक है। अच्छा, क्लियर हो गया आपको ये कंसेप्ट? जी सर। जी, बेग साहब आप बताएं। हनान। सर, पीस बी अपॉन हिम ये अनयूजुअल है या पीबीयूएच ये यूजुअल है? कैसे बेटे अनयूजुअल है, जरा एक्सप्लेन करो। सर ये यूजुअल है क्योंकि तो यूजुअल में तो फुल स्टॉप आता ही नहीं है, ये यूजुअल है। देखो, यूजुअल अनयूजुअल का फर्क ये है कि यूजुअल में सारे के सारे अब्रिविएशन होंगे, अनयूजुअल वो होता है उसमें चंद एक अब्रिविएशन होती हैं, चंद एक कंप्लीट वर्ड्स होते हैं। सर ये तो ये तो अनयूजुअल गलत लिखो, ये अनयूजुअल है, इसके दरम्यान में फुल स्टॉप कभी भी नहीं आएगा। ये जो पाकिस्तानी किताबें लिखेंगे इसमें तो होगा, लेकिन अगर किसी अंग्रेज की किताब लिखी होगी ना, तो पीस बी अपॉन हिम के दरम्यान कभी फुल स्टॉप नहीं आएगा। यानी कि सर ये सेकंड वाला रॉन्ग लिखा हुआ है। ये गलत लिखा हुआ है ना। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा, अब आते हैं डियर सर, मेरा सेकंड जो एंड मार्क है दैट इज नोन एज अ क्वेश्चन मार्क। ये बड़ा आसान है। माय डियर सर, इट हैज ओनली वन यूजेज, और इसके यूजेज ये हमेशा सेंटेंस के एंड पे आएगा। दिस ऑलवेज अपीयर एट द एंड ऑफ सेंटेंस। हालांकि फुल स्टॉप तो कभी कभार मैंने आपको मिडल में भी आ जाता है। और इट हैज ओनली वन यूजेज व्हेन योर सेंटेंस वुड बी इंटरोगेटिव। बट आपका जब भी सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा उसके एंड पे फुल स्टॉप आएगा, सॉरी क्वेश्चन मार्क आएगा। और इस इंटरोगेटिव हैज ओनली वन रिक्वायरमेंट। बेटे इंटरोगेटिव वो होता है जिसमें आपके हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से हर सूरत में पहले आना चाहिए। माय डियर सन, योर सब्जेक्ट मस्ट अपीयर बिफोर द सब्जेक्ट। कि आपके हेल्पिंग वर्ब जो है उसको हर सूरत में सब्जेक्ट से पहले होना चाहिए। हमने लिखा हाउ पाकिस्तान इज पुअर इन मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन है ही नहीं, ये तो क्वेश्चन है ही नहीं। ये क्वेश्चन तब होता है जब इस जो होता है ना, ये इस यहां पे होता। तो मैंने रूल क्या बताया? मैंने सिंपल एक ही रूल बताया, रूल डेसेंट मैंने आपको ये बताया कि क्वेश्चन मार्क जो है दिस ऑलवेज अपीयर एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। बेटा ये हमेशा सेंटेंस के एंड पे आएगा। और कब आएगा? जब वो क्वेश्चन होगा। अगर वो क्वेश्चन नहीं है तो ये नहीं आएगा। हम आगे मूव करते हैं। माडियसन, इसके बाद है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये जो होता है ये वाला, ये वाला। माडियसन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हैज अगेन टू यूजेज। बेटे इसके दो यूजेज हैं। इसका पहला यूजेज ये है कि जब भी आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा उसके एंड पे। अच्छा एक मिनट, डियर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बनाने के दो तरीके हैं। इसका पहला तरीका यह है कि आपके सेंटेंस के अंदर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। देखो ना, मैंने लिखा हुर्रा वी हैव वन द मैच। अब इसके ना दो यूजेज हैं, जरा नोट करने हैं आपने, इसके दो यूजेज हैं। इसका पहला यूजेज ये है कि ये कभी कभार सेंटेंस के मिडल में आता है, एंड पे नहीं आता। मिडल में क्यों आता है?
बेसिकली ना इसकी लोकेशन होती है, हम इसे कहते हैं, ये हमेशा साइन ऑफ, जो इंटरजेक्शन आएगी ना, इंटरजेक्शन जिधर भी आएगी, ये इंटरजेक्शन के एंड पे आएगा। देखो ना, हुर्रा शुरू में आया हुआ है, ये यहां पे आ गए। अगर इस हुर्रा को मैं एंड पे ले जाऊं, मैं लिखूं वी हैव वन द मैच कामा हुर्रा, तो ये एंड पे चला जाएगा। और दूसरी एक और चीज, माय डियर स्टूडेंट, अगर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन सेंटेंस के मिडल में आ रहा है, तो इनके अगला वर्ड जो है ना, वी, डब्ल्यू, ये स्मॉल होगा। और डियर स्टूडेंट, यही साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन सेंटेंस के एंड में चला जाए ना, तो ये अब मैं वी या अगला लफ्ज लिखूंगा तो वो कैपिटल लिखूंगा। दोबारा बताता हूं, मैंने कहा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन की दो लोकेशंस हैं। पहली लोकेशन ये है कि ये सेंटेंस के एंड पे आता है, सेंटेंस के एंड पे आएगा तो अगला वर्ड जो है कैपिटल होगा। तो कभी कभार ये भी होता है डियर स्टूडेंट, ये सेंटेंस के मिडल में आ जाता है, और जब भी ये सेंटेंस के मिडल में आएगा ना, तो आपका नेक्स्ट वर्ड जो होगा ना, नेक्स्ट वर्ड, वो कभी भी कैपिटल नहीं होगा, वो स्मॉल होगा। इसके यूजेज मैंने दो बता दी हैं। मैंने सबसे पहले इसके यूजेज बताया कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। माय डियर स्टूडेंट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि उसके अंदर इंटरजेक्शन आएगी, और दूसरा तरीका ये है कि डियर स्टूडेंट, आप वर्ड पे फोकस करेंगे, जोर देंगे। देखो ना, मैंने यहाँ पे दैट इज अ ह्यूज आग फुल स्टॉप लिखा हो। मैं फिर जब इसके एंड पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा ना, हालांकि इसके एंड पे फुल स्टॉप भी आ सकता था, मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन और करूंगा, मैं पढ़ूंगा कि दैट इज अ ह्यूज डॉग। अब माय डियर स्टूडेंट, इसका दूसरा चूज ये है कि ऑब्जेक्टिव जुमले मे से स्टार्ट होने वाले या वुड दैट से स्टार्ट होने वाले जो ऑब्जेक्टिव जुमले होते हैं, देखना मैंने लिखा मे यू लिव लॉन्ग। क्या यूजेज हुई है? दो यूजेज हुए। ऑब्जेक्टिव जुमले के बाद भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब आएंगे उनके एंड पे भी। और मैंने कहा कभी कभार ये मिडल में भी आ जाता है। और मिडल में क्यों आता है? क्योंकि आपका इंटरजेक्शन जो है वो स्टार्ट में आ जाती है। क्लियर हो गया? लेट मी मूव फॉरवर्ड। अगर इनके मतलब किसी का क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें। आप क्वेश्चन अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन कर लें, नाम बताएं और क्वेश्चन करें। अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, लेट मी, हम आगे चलेंगे। और ये मेरे नजदीक जो सबसे ज्यादा, ये सिद्रा बताएं, मैं सुन रहा हूं सिद्रा आपको। सर ये वाई यू आर गोइंग और वाई आर यू गोइंग, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वैसे? डिफरेंस ये है कि वाई आर यू गोइंग एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन नहीं है। सर वैसे ग्रामेटिकली वो दूसरा ठीक है, वाई यू आर बिल्कुल, गोइंग। ये ना फ्रेज है, इसके साथ एक और ग्रामेटिकल, ये इसके साथ ये डिपेंडेंट क्लाज है। ये कौन सा है? ये डिपेंडेंट क्लाज है, इसके साथ एक और क्लाज का आना जरूरी है। ओके सर, थैंक यू। इसके साथ एक और क्लास का आना जरूरी है। अब आते हैं पास्ट ऑफ ईएस की तरफ। मैंने क्या लिखा है जरा, अच्छा पहले तो मैं बताता जाऊं, थोड़ा सा मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं। माय डियर, ये पास्ट ऑफ ईएस जो होता है ना, इट हैज टू सिंबल्स। पास्ट ऑफ ईएस के ना एक सिंबल नहीं है, इसके दो सिंबल्स हैं। ये माय डियर पास्ट ऑफ ईएस का सिंबल है ये, और कभी कभार खाली कामा भी आता है। ये दोनों इसके सिंबल हैं, ये दोनों इसके सिंबल हैं। ये कुछ रूल्स हैं, कभी एक सिंबल यूज करते हैं, ये दोनों अपॉस्ट्रोफी एस हैं। कभी खाली कामा भी होता है। मैंने क्या लिखा है जरा नोट करें, मैंने पढ़ा इन लफ्जों पे जरा गौर। मैंने क्या लिखा है कि अपॉस्ट्रोफी एस इज द मोस्ट कॉमनली मिसयूज पंक्चुएशन मार्क्स। डियर माय डियर स्टूडेंट, अगर अंग्रेजी में सबसे गलत कोई पंक्चुएशन मार्क्स यूज होते हैं ना, तो वो अपॉस्ट्रोफी एस है। इट हैज थ्री डिफरेंट यूजेज, इसके तीन डिफरेंट यूजेज है। हम इसके पहला यूजेज जो है हम उसे कंटेक्शन कहते हैं, हम इसके दूसरे यूजेज को पोसेशन कहते हैं, और जैसे हम इसके तीसरे यूजेज को अनयूजुअल प्लूरल कहते हैं। अब मैं सबसे पहले एग्जांपल देता हूं। मैंने यहां पे ही कैन नॉट गो देयर अपॉस्ट्रोफी एस यूज किया है, कामा देख लें, एस के बगैर है, दोनों सिंबल है। आगे मैंने दोबारा यूज किया दिस इज अलीज बुक,
एस के साथ यूज किया। और तीसरा मैंने और यूज किया, मैंने कहा ही हैज अचीव्ड 3 A's इन दिस डिग्री। ये तीनों ठीक है। ये पहले को मैंने कंटेक्शन कहा है, दूसरे को ड्यूरेशन मैंने पोसेशन कहा है, और मेरा तीसरा जो है दैट इज नोन एज अनयूजुअल प्लूरल। ये तीनों सही हैं। तो मैंने कहा कि apostrophe s is the most commonly misused punctuation marks. It has 3 main usage. पहले को कंटेक्शन कहा है, दूसरे को ड्यूरेशन हमने पोसेशन कहा है, और तीसरे जो है ना हमने उसे अनयूजुअल प्लूरल बोला है। मैं वजाहत करता हूं तीनों की। माडियोसन, सबसे पहले मैं कंटेक्शन बताता हूं। कंटेक्शन आर द शॉर्टन फॉर्म ऑफ द वर्ड्स। माडियोसन, खास तौर पर ट्विटर वगैरह के अंदर आपको पता है कि हमें नंबरों की लिमिटेशंस होती है कि जब भी हम किसी लफ्ज की शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं ना, तो तब आपको कंटेक्शन यूज करनी पड़ती है। हम अक्सर देखते हो, आप अक्सर देखते हो कि हम कभी कभार ना वुई शेल को, कि वुई ये कॉमा डालते हैं और यहाँ पे डबल एल, मीन कि हमने 3 अल्फाबेट्स खत्म कर दिए। हमने एस एच ए खत्म किया और उसकी जगह डिएसेंट हमने अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया। कभी डिएसेंट हम लिखते हैं इट्स, तो यहां पे अगेन हमने एक अल्फाबेट खत्म किया है, ज्यादा नहीं किए, और वो है आई। तो मैंने कहा कंटेक्शन क्या है माय डियर फ्रेंड? कंटेक्शन ऑफ द शॉर्टन फॉर्म ऑफ द वर्ड्स। आप मिनिमम डियर फ्रेंड एक अल्फाबेट छोड़ सकते हो, मैक्सिमम 10 अल्फाबेट्स भी छोड़ सकते हो। हर एक के चंद एक फिक्स रूल है, और जो लफ्ज या जो अल्फाबेट्स छोड़ोगे उनकी जगह डियर फ्रेंड जो भी आप अल्फाबेट्स छोड़ोगे ना, जितने भी अल्फाबेट्स, तो उसकी जगह आप अपॉस्ट्रोफी एस यूज करोगे। मैंने सबसे पहले लिखा है, ये देखें, इट इज, ये किसकी शॉर्ट फॉर्म है? इट्स, इट इज की। वी शैल, कांट, बट रिमेंबर माय डियर फ्रेंड, ऐसे राइटिंग इज अ फॉर्मल राइटिंग। फॉर्मल राइटिंग के अंदर अपॉस्ट्रोफी एस वैसे भी हम नहीं यूज कर सकते, दिस इज नॉट अलाउड। माय डियर फ्रेंड, मेजॉरिटी लोग ये हैं कि ये दो इट्स, हम समझते हैं ये दोनों इट्स एक चीज है, ये एक नहीं है। ये प्रोनाउन है, ये पोसेसिव, ये ऑनरशिप किसी चीज की, और ये जो है ना ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इट इज की। ये पीछे भी मैंने एक दिन पढ़ाया था आपको। यू हैव टू नो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एज वेल। देखो ना, मैंने लिखा द डॉग इज, द डॉग लाइक इट्स, यहां पास्ट अब यस वाला लिखूंगा ना तो जुमला गलत हो जाएगा। ये तो जुमला गालबन ऐसे हो जाएगा कि द डॉग लाइक इट इज मास्टर, ये ठीक है इट्स। तो माय डियर फ्रेंड, दैट इज नोन एज अ कंटेक्शन, इसको हम कंटेक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया जहां तक? अच्छा, लेट मी मूव फॉरवर्ड। दूसरा है माय डियर फ्रेंड, दैट इज नोन एज अ पोसेशन, हम इसे पोसेशन कहते हैं। ये क्या है, इसकी जरा मैं वजाहत करूंगा। माय डियर फ्रेंड, apostrophe s has been used to indicate द ओनरशिप ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की हम ओनरशिप के लिए, मालकियत के लिए अपॉस्ट्रोफी एस यूज करते हैं। कब यूज करते हैं? इसके चंद एक रूल्स हैं। बढ़िया सर, इसका पहला रूल यह है कि इसमें दो नाउन का इकट्ठा आना जरूरी है, दो नाउन इकट्ठे आएंगे, और दो में से पहला जो है वो लिविंग वन जरूरी है। देखो ना, हम अक्सर लिखते हैं बेटे दिस इज अलीज बुक, यहाँ पे अली भी नाउन है, बुक भी नाउन है, क्योंकि अली लिविंग वन है, तो इस वजह से हम अली के साथ अपॉस्ट्रोफी एस यूज करेंगे। मैं दोबारा बताता हूँ पोसेशन का रूल मैंने क्या बता रहा हूँ। मैंने डेफिनेट आपको पोसेशन का रूल ये बताया है कि पोसेशन हम अपॉस्ट्रोफी एस तब यूज करते हैं जब दो नाउन इकट्ठे हैं। फर्दर मैंने एक्सप्लेन किया, मेडिएशन हम इसका तब यूज करते हैं जब दो नाउन इकट्ठे यूज करें, लेकिन दो में से एक जो है ना वो लिविंग वन होना चाहिए। वन मस्ट बी द लिविंग वन। लिविंग वन होगा तो तब लिखना जरूरी है।
अगर डियर स्टूडेंट वो लिविंग वन नहीं है, नेम ऑफ कंट्री है, नेम ऑफ सिटी है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन है, तो आप यूज कर दें तब भी ठीक है, ना करें तब भी ठीक है। नेम ऑफ कंट्री के साथ, नेम ऑफ सिटी के साथ, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ और नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन के साथ आप यूज कर दें तो तब भी ठीक है, ना करें तो तब भी ठीक है। मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इसके अलावा नहीं यूज कर सकते। देखिए मैं मिसालें देता हूं आपको। मैंने जैसे ये सीएसएस के पेपर में आया कि दिस इज हाल स्टेबल, ये गलत है। ये तो ठीक है, हाल भी नाउन है, टेबल भी नाउन है, लेकिन क्या हाल लिविंग वन है? नहीं है। क्या हाल नेम ऑफ कंट्री? लिविंग वन होगा तो तब तो मैंडेटरी है, तब तो हर सूरत में लिखना है। नेम ऑफ कंट्री, नेम ऑफ सिटी, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, इनमें से कोई भी एक चीज नहीं है। अगर इनमें से कोई भी एक चीज नहीं है तो हम अपॉस्ट्रोफी एस यूज नहीं करेंगे। आप देखते हैं आगे मैंने लिखा पाकिस्तान टीम, ये ठीक है, कर भी दूं तो तब भी ठीक है, ना करूं तो तब भी ठीक है। ये दोनों ठीक है, ये भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है। अब यहां पे ना एक और रूल बताऊं जो अक्सर बेटे आप देखते हैं। मैंने कहा पास्ट ऑफ यस जो है ना, खाली कामा है तो वो भी यही साइन है, और कामा के साथ ऐसा है तो वो भी यही साइन है। अब अक्सर ये होता है, ये रूल ज्यादा याद करने वाला है, और ये होता है कि बेटे अगर कोई चीज एस से एंड हो रही है, किससे? एस से एंड हो रही है, डबल एस से एंड हो रही है, तो जब आप इसको पोसेसिव बनाते हो ना, ऑनरशिप हो, तो खाली कामा डालते हो, एक और एस नहीं डालते हो। एस इस वजह से नहीं डालते हो, अगर एस ऐड करोगे ना तो उसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं होगी। देखो ना, लाइक अवैस है, अवैस का जब आपने अपॉस्ट्रोफी एस यूज करना है ना, तो डियर ये एस नहीं आएगा, अवैसिस तो कोई लफ्ज ही नहीं होगा, तो खाली आप एक इसके एंड पे कामा डाल देंगे। देखे ना, ये सीएसएस की करेक्शन में आया था 2011 के अंदर, प्रिंसेस, तो डियर ना उस एग्जामिनर ने ये एस भी लिखा हुआ था, तो ये नहीं होता। इसी तरीके से देखें ना, अब यहां पे देखें, अब बॉयज, आप अक्सर देखते हो बॉयज कॉलेज, बॉयज तो नहीं होता, गर्ल्स कॉलेज, तो हम ये एस जो है ना, ये ऑलरेडी एस मौजूद था, ये प्लूरल था बॉयज। हाँ आपको पता है, ये कामा जो है ना एस से पहले भी आ सकता है। कब आ सकता है? जब मैं शुरू में आ लगा दूं, आ का मतलब है सिंगल गार्ड, ये तो एल से एंड हो रहा था, एल से कोई लफ्ज एंड होगा तो उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाऊंगा, तो कामा भी लगाऊंगा, एस भी लगाऊंगा। तो मैंने कहा है कि डियर स्टूडेंट, अपॉस्ट्रोफी एस के एक रूल और मैंने आपको बताया है कि अगर कोई चीज एस से एंड हो रही है ना, तो जब आप उसको पोसेसिव बनाते हैं, क्या बनाते हैं मेडिटेशन, जब भी आप उसको पोसेसिव बनाएंगे तो उसके साथ कभी भी किसी भी सूरत में आप एस जो है वो नहीं ऐड करेंगे, आप खाली कामा ऐड करेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, अब आते हैं तीसरा, डियर अनयूजुअल प्लूरल। यूजुअल हमारा मेथड आपको पता है कि जब भी हम किसी चीज को प्लूरल बनाते हैं तो या तो हम एस लगाते हैं या हम ई एस लगाते हैं। मसलन देखो, बॉय बॉयज, क्लास क्लासेस। हम सपोज करते हैं कि एक स्टूडेंट है, बेग साहब है, बेग साहब ने सेमेस्टर का एग्जाम दिया और बहुत से ए ग्रेड ले लिए। मैं कहूं कि बेग साहब हैज अचीव सो मेनी एज, बट इसको मैं यूजुअल मेथड अडॉप्ट करूंगा ना, तो ये एक नया लफ्ज बन जाएगा, ये तो एक एज नया लफ्ज बन गया। तो इस वजह से जब भी हम नंबर और लेटर्स का प्लूरल बनाते हैं ना, किसका मेडिटेशन, जब भी हम नंबर और लेटर का प्लूरल बनाएंगे ना, तो हम उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस यूज करेंगे, हम खाली एस नहीं यूज करेंगे। देखा ना, मैंने कहा ही हैज अचीव्ड 3 A's in this degree. Your mobile number is easy to remember because there are 3 zeros in it. My postcode has 2 B's in it. क्लियर हो गया? मैं दोबारा एक दफा एक्सप्लेन करूंगा। मैंने कहा डियर apostrophe s is the most commonly misused punctuation marks. It has 3 functions. कंटेक्शन मैंने कहा जब भी लफ्जों की शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, लेकिन आगे मैंने आपके लिए वजाहत कर दी कि जो भी फॉर्मल राइटिंग है, लाइक
पंक्चुएशन के अंदर तो ये कंटेक्शन आप करेंगे, लेकिन जितने भी आपके फॉर्मल राइटिंग ऐसे वगैरह लिखेंगे तो उसमें ये नहीं कर सकते। पोसेशन बताया मैंने आपको, और इसके बाद ये मैंने जो तीसरा बताया, उसके बाद तीसरा मैंने आपको अनयूजुअल प्लूरल बताया। ठीक हो गया यहां तक? अब आते हैं आगे। इसके मतलब अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ लें। ये फैसल बताएं। जी सर, अगर दो नाउन हो, उन दोनों की पोजीशन शो करनी हो तो उनमें दोनों के साथ एपॉस्ट्रोफी आएगा, मतलब अली एंड उवैस फादर अगर हम लिखना चाह रहे बेटे हैं। जो आखिरी आएगा उसके साथ आएगा। सिर्फ आखिरी के, ठीक है सर। अच्छा, अब आते हैं ये 5। अच्छा, ये दे आर वेरी गुड टेक्निक इन प्रेसी राइटिंग, बिलीव मी। ये 5 पंक्चुएशन मार्क्स जो आप मैं पढ़ाने जा रहा हूं ना, ये प्रेसी राइटिंग के लिए बड़े जरूरी हैं। मीन के ये रूल है कि जब भी कॉलन लिखा हुआ है ना प्रेसी के अंदर, तो कॉलन के बाद वाला सारे पोर्शन को आपको डिलीट करना पड़ता है। अगर डैश आ गई है ना, और डैश के अगले पोर्शन सारे के सारे को आपको डिलीट करना पड़ेगा। इनके जो नेक्स्ट पोर्शन होता है आपको हर सूरत में उसको डिलीट करना पड़ता है। ये क्या है? डेफिनेट वी हैव कॉलम, डैश, ब्रैकेट, पेयर ऑफ कॉमास एंड पेयर ऑफ डैश। They all have the same function. तमाम के तमाम का एक ही फंक्शन है। They all have the same function as well. और इनका फंक्शन क्या है कि my dear son, they have been added. ये मैंने क्या लिखा है कि they all provide the extra information in a sentence. और इनका काम क्या है? इसका मतलब यह है कि बड़े कॉलन के बाद प्रेसिस से आपको पता है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें डिलीट करनी पड़ती है, और कॉलन के बाद वाली तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। इनका काम क्या है? ये कोडिंग डीकोडिंग किसकी करते हैं? ये हमेशा फॉर एग्जांपल को रिप्लेस करते हैं, ये फॉर इंस्टेंस को रिप्लेस करते हैं, ये हमेशा दैट इज को रिप्लेस करते हैं, ये लाइक को रिप्लेस करते हैं, ये एज को रिप्लेस करते हैं, ये सच को रिप्लेस करते हैं, और ये सच एज को रिप्लेस करते हैं। ये इनका काम है। For example, for instance, that is, like, as, such, or such as. ठीक हो गया? अच्छा, अब हम इसकी वजाहत करते हैं। मेडिसन, इसकी सबसे पहली वजाहत ये है, मैंने यहां पे जुमला लिखा है, मैंने लिखा है कि माई कंट्री इज फुल ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज पाकिस्तान। मैं इस दैट इज को खत्म करके कॉलन भी लिख सकता हूं, मेरा बिल्कुल जुमला ठीक होगा। मैं लिखूंगा कि माई कंट्री इज फुल ऑफ रिसोर्सेज कोलन पाकिस्तान, बिल्कुल 100% परफेक्ट जुमला है। मैं तो इसको ऐसे भी लिख सकता था कि माई कंट्री इज फुल ऑफ रिसोर्सेज डैश अ नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। परफेक्ट है, 100% परफेक्ट है। मैं तो ऐसे भी लिख सकता हूं माई कंट्री कामा पाकिस्तान कामा इज फुल ऑफ रिसोर्सेज, ये भी 100% परफेक्ट जुमला है। मैं कामा ना लिखूं, मैं पेयर ऑफ डैश भी लिख सकता हूं, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं माई कंट्री अ नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज फुल ऑफ रिसोर्सेज। और अगर मैं ना लिखूं तो मैं माई कंट्री ब्रैकेट भी यूज। और बिलीव मी, अगर ऐसी चीजें आप इंग्लिश ऐसे में करेंगे ना, 2 दफा भी आपने सही इनका यूजेज कर लिया, 2 दफा अगर आपने पेयर ऑफ डैश का या कॉलन का सही यूज कर लिया ना, तो रिसेंट आपके नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो कहेगा यार ये देखो बेटे, जब भी मैं आपकी राइटिंग पढ़ता हूं ना, तो आपकी राइटिंग के अंदर तो मुझे फुल स्टॉप और कॉमा के अलावा कोई पंक्चुएशन नजर ही नहीं आती। तो ये चीजें देखें ना आप, यहां पे फॉर एग्जांपल लिख लिए, फॉर एग्जांपल ना लिखे, वहां कभी कभार कॉलन लिखे, कभी एज लिख रहे हैं तो पेयर ऑफ कॉमास लिखें। अब मैं एक एक को आपको, तो मैंने कहा कि इन सारों का फंक्शन एक ही है, लेकिन इनके यूजेज जो है ना मुकम्मल तौर पे एक दूसरे से डिफरेंट है। यूजेज में एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ठीक हो गया? अच्छा, अब इनकी ना फर्दर में वजाहत करता हूं। काम क्या है? सारों का काम यह है कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करना। सबसे पहले लेट मी स्टार्ट विद कॉलन। सबसे पहले ना कॉलन से स्टार्ट करते हैं।
कॉलन का यूजेज क्या है? ये सिंबल है कॉलन का। डियर स्टूडेंट, कॉलन हैज बीन यूज्ड to provide the extra information in a sentence in order to make your sentence more clear. बेटा ये हमेशा आपके सेंटेंस को क्लियर करती है, क्लैरिफाई करती है। लेकिन इसके चंद एक यूजेज हैं। माय डियर, ये तब यूज होगी जब आपका कंप्लीट सेंटेंस होगा। ये मैंने यूज कर सकता हूं, मैं लिखूंगा माय और इसके बाद कॉलन आ जाए। कॉलन उस वक्त आएगी व्हेन इट वुड बी अ कंप्लीट सेंटेंस। कि कॉलन हटा दूं ना, मैं वहां पे फुल स्टॉप ऐड करूं, तो इट मस्ट बी अ कंप्लीट सेंटेंस, तब मैं कॉलन यूज करूंगा, अदरवाइज मैं कॉलन नहीं यूज कर सकता। कंप्लीट सेंटेंस होगा आपका। हम कंप्लीट सेंटेंस नहीं है तो हम कॉलन को यूज नहीं कर सकते। एक यूजेज मैं आगे इसकी 1 मिनट वजाहत दूंगा। मेडिएशन इसके दूसरा यूजेज जो है ना, आपने देखा होगा डायरेक्ट एंड डायरेक्ट जब हम लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं? डायरेक्ट एंड डायरेक्ट। तो हम लिखते हैं ही सेज। आप अक्सर देखते हो कि कभी ये सेज के बाद कामा होता है, कभी कभार कामा नहीं होता, कभी कभार सेमीकोलन भी होता है। तो ये आपकी चॉइस है। मैं वजाहत करता हूं, 1 मिनट मुझे दें। जैसे आपका डिजिटल टाइम जो है ना, उसमें भी हम कॉलन यूज करते हैं। किसमें? डिजिटल टाइम में हम लिखते हैं अभी क्या टाइम हुआ है, 8 पास समथिंग, हम लिखेंगे 8 और उसके दरमियान भी डिजिटल टाइम में, और आखिर ये रेशियोज के दरमियान 2:3। अब हम इसकी वजाहत जरा पढ़ते हैं। ये देखें जरा, इसकी वजाहत देखें। अब सबसे पहला सेंटेंस अगर मैं पढ़ू ना, तो मैंने यहां पे सेंटेंस लिखा है The fire had destroyed many things in the house. यहां पे फॉर एग्जाम्पल था, फॉर एग्जाम्पल को मैंने रिप्लेस कर दिया, फॉर एग्जाम्पल की जगह मैंने कॉलन लगा दिया। लेकिन मैंने रूल वही है कि कॉलन से बेटे ये अगला पोर्शन में खत्म करूं ना, तो यहां पे मैं फुल स्टॉप लगाऊं ना, फुल स्टॉप, तो ये कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए। मैं द फायर के बाद कॉलन नहीं लगा सकता था, क्योंकि इससे पहले तो कंप्लीट से देखो, जब सेंटेंसेस में आएगी ना, सेंटेंसेस में, तो कॉलन से पहले कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए कि कॉलन को हटा के अगर आप फुल स्टॉप लगाएं तो वो कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए, वो फुल मीनिंग देना चाहिए। अगर कंप्लीट सेंटेंस नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। हाँ, कभी कभार ये फ्रेजेस के दरमियान में भी आती है, खास तौर पे जब कोई ऐसे का टाइटल हो। देखो ना, 2 साल पहले आया था डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान कॉलन, बट हमेशा इंग्लिश ऐसे में कॉलन के बाद वाले पोर्शन पे फोकस किया जाता है। वो फॉर एग्जांपल लिख देता है, वो कहता है यार डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, वो कहता है फॉर एग्जांपल इन 2 चीजों पे आपने फोकस करना है। 2 चीजें हो गई। मैंने कहा कि इसका काम है किसी चीज की वजाहत करना। ये सेंटेंसेस में यूज हो सकता है, फ्रेजेस में भी। सेंटेंस में यूज होगा ना, तो कॉलन से पहले देयर मस्ट बी अ कंप्लीट सेंटेंस। फ्रेजेस में होगा तो कंप्लीट सेंटेंस जरूरी नहीं है। दूसरा यूजेज मैंने आपको बताया कि ये हमेशा नरेशन में हम इसका यूजेज करते हैं। ये आपकी मर्जी है, आप कॉलन लगाएं, दिस इज योर चॉइस। आप कामा लगाएं, कामा भी ठीक है, कॉलन भी ठीक है। तीसरा मैंने कहा आप डिजिटल टाइम में इसका यूजेज करते हैं, 6+3। और चौथा मैंने आपको कहा है कि ये रेशियो में आप इसका यूजेज करते हैं। मैं इसकी अब 1 मिनट वजाहत करता हूं। मैं लिखा डियर दैट फायर डिस्ट्रॉयड मेनी थिंग इन द हाउस। हालांकि मैं इधर फुल स्टॉप लगा तो बेटे उसने आगे वजाहत की है। प्रेसी में ना कॉलन के बाद वाली चीजें, वजाहत वाली चीजें निकल जाती हैं। उन्होंने वजाहत कर दिया क्या है, द फर्नीचर है, द कारपेट है, द कर्टन है। आई जस्ट बॉट अ न्यू कार। आगे उसने वजाहत कर दिया दैट इज को रिप्लेस किया, दैट इज अ लैंड रोवर। देयर आर 7 कलर इन द रेनबो। फॉर एग्जाम्पल था, या सच था या एज था, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंटेगो एंड वॉयलेट। Muhammad went shopping and bought some fruit. For example, 2 apples, some cherries, and a melon.
क्लियर हो गया कॉलन? हम ऐसे डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान फॉर एग्जांपल हर्डल एंड होप। और यहां पे एक चीज याद कर लें, माय डियर सन, कॉलन के बाद जो नेक्स्ट वर्ड आता है ना, वो हमेशा हाँ सेंटेंसेस में होगा ना, स्मॉल आएगा। हाँ अगर किसी चीज का टाइटल है ना, वो और रूल है, वो रूल आगे मैं बढ़ाऊंगा। तो कॉलन के बाद वाला वर्ड जो होता है ना, वो हमेशा स्मॉल होता है सेंटेंसेस की फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो। हाँ अगर टाइटल होगा तो आपको पता है, टाइटल तो मैं ऑलरेडी इंग्लिश ऐसे में पढ़ा चुका हूं। टाइटल किसी चीज का होता है ना, तो उसके तो सारे के सारे कीवर्ड्स कैपिटल आप लिख रहे होते हैं। लेकिन वैसे कॉलन के बाद जो नेक्स्ट वर्ड आता है वो स्मॉल आता है। अब आते हैं डियर डैश। मैं एक चीज यहां पे बताऊं, मैंने यहां पे 5 चीजें आपको बताई थी, इन 5 का एक ही फंक्शन है। एक ग्रुप ये है कॉलन और एक ग्रुप ये है। इन सारों का काम है फॉर एग्जांपल को रिप्लेस करना, सच एस को रिप्लेस करना। लेकिन डियर मेजर डिफरेंस ये है कि ये एक कैटेगरी है और ये कैटेगरी क्या है कि ये हमेशा सेंटेंस के एंड पे आते हैं। चाहे कॉलन होगी चाहे सिंगल डैश होगी, ये हमेशा सेंटेंस के एंड पे आएंगे। और बाकी तीनों जो है ना, ये सेंटेंस के मिडल में आते हैं। मेजर इनका डिफरेंस ये है कि अगर आपने कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सेंटेंस के एंड पे देनी है तो कॉलन यूज करोगे या सिंगल डैश यूज करोगे, ये भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। और डियर अगर आपने वही एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सेंटेंस के मिडल में देनी है, एंड में नहीं देनी है, मिडल में देनी है, तो डियर अगर आपने मिडल में देनी है तो आप कुछ और यूज करोगे। अब आते हैं सिंगल डैश क्या है, फर्क क्या है। डियर डिफरेंस इनका ना बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है। कॉलन हम तब यूज करते हैं जब हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं और वो इंफॉर्मेशन आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं होती। क्या नहीं होती? वो इंफॉर्मेशन जो होगी वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं होगी, विद इन कंटेक्स्ट होगी। वो जो आपकी इंफॉर्मेशन जो है ना, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट है ही नहीं। लेकिन जब आप डैश यूज करेंगे ना, वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट होगी और वो सेंटेंस का फ्लो जो होगा उसको मुकम्मल तौर पे ब्रेक कर देगी। मैं मिसाल देता हूं, ये देखो, जब हम बड़े ये जितने भी सेंटेंस है ना, यहां पे हमने कॉलन यूज किया ना, देखो सेंटेंस की ब्रेक नहीं होगा, फ्लो मेंटेन रहा है, क्योंकि जो हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो को आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं है इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं। अब आते हैं सिंगल डैश को, जरा आप देखें। मैंने कहा इसको पहले तो पढ़ लेते हैं। सिंगल डैश यूज द वर्ड विच फॉलो इट आर एन एक्सप्लेनेशन or an example what is written before. However, this indicate an abrupt change in the content as well. Change आ जाती है। देखें हम लिखा है कि my country is full of resources, a neighboring as well as a staunch enemy of India. हम इस चीज को वजाहत करने के लिए हमने एक बाहर से चीज ले है। देखो वो फ्लो नहीं है। अगर मैं लिखता ना my country is full of resources, कॉलन पाकिस्तान, तो फ्लो नहीं मेंटेन, फ्लो मेंटेन था। अच्छा नहीं, इसके आगे मैं और वजाहत करता हूं, इसको भी छोड़ दें। सिंपल आप ये समझें कि कॉलन हम तब यूज करते हैं जब आपका फ्लो नहीं टूटता, सिंगल डैश हम उस वक्त यूज करते हैं जब आपको फ्लो टूट जाता है। ये आगे मैं और वजाहत करूंगा, अभी छोड़ दें। अब आते हैं डियर सन इन 3 की तरफ। ब्रैकेट, पेयर ऑफ डैश, पेयर ऑफ कॉमास। अब इन तीनों के एक ही यूजेज है डियर सन, दे ऑल 3 हैव द सेम यूजेज। और इन तीनों को यूजेज के माय डियर सन, दे ऑल 3 हैव बीन यूज्ड टू प्रोवाइड द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, बट डियर सन दिस टाइम दिस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वुड बी एडेड इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस। वो था सेंटेंस के एंड पे। माय डियर सन अब जो आपकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी ना, ये सेंटेंस के मिडल में होगी, ना कि सेंटेंस के एंड पे होगी। Now this time the extra information would be in the middle of sentence rather than at the end of sentence. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहले डियर फ्रेंड आपको ब्रैकेट से स्टार्ट करता हूं। ब्रैकेट का क्या काम है? राउंड ब्रैकेट। माय डियर फ्रेंड, इसका सबसे पहला काम ये है कि ये सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है,
लेकिन जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी वो सेंटेंस के मिडल में होगी, ना कि एंड पे होगी। तो इसका कॉलन से डिफरेंस ये कि ये सेंटेंस के मिडल में आती है कॉलन एंड। इसका पहला यूजेज क्या है? मैंने लिखा है कि दे प्रोवाइड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू अ सेंटेंस विच इज यूजफुल बट नॉट नेसेसरी। बट जब भी हम अनवांटेड चीजें ऐड करते हैं ना, जो जरूरी नहीं होती, वो जरूरी नहीं होती, हम जबरदस्ती ऐड कर देते हैं, वो चीज ब्रैकेट में आती है। दूसरा इसका यूजेज ये है कि जैसे जब आप जाती किसी चीज पे ओपिनियन देनी है ना, अपनी पर्सनल ओपिनियन आई और वी के साथ, तो वो भी ब्रैकेट में आती है, आई बिलीव, वी बिलीव। तीसरा इसका यूजेज ये है कि जैसे ये आपके अब्रिविएशन को इंट्रोड्यूस करते हैं। किस चीज को? ये आपके अब्रिविएशन को हमेशा इंट्रोड्यूस करते हैं। मैं एक्सप्लेन करता हूं। और चौथी बात ये है कि जैसे ये हमेशा आपकी डेट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। कैसे? देखो मैंने लिखा स्पीकिंग फॉरेन लैंग्वेज आई बिलीव इज अ यूजफुल स्किल। आई बिलीव रीजन, माय डियर सन, उसकी रीजन ये है कि आई बिलीव इज माय पर्सनल ओपिनियन। तो जब पर्सनल ओपिनियन होगी तो ब्रैकेट में आएगी। नेक्स्ट बढ़े, अलीज पेरेंट्स अवैस एंड आमना आर वेरी स्ट्रिक्ट। यार मेरा ख्याल है इसमें बेटे देखो ना, हमने जब लिखते हैं अलीज पेरेंट्स, देयर इज नो नीड टू मेंशन। ये इंफॉर्मेशन यूजफुल तो है लेकिन जरूरी नहीं है। आप इसको इवन निकाल दें तो आपका सेंटेंस ज्यादा खूबसूरत नजर आएगा। माय डियर सर, आपका सेंटेंस इसके बगैर ज्यादा खूबसूरत नजर आएगा। तो मैंने क्या बताया? मैंने कहा डियर सर, आप एक ऐसी इंफॉर्मेशन देते हैं जो कि यूजफुल हो बट दैट इज नॉट नेसेसरी, तो तब हम इसका यूजेज करते हैं। तीसरा पढ़ें। मैंने आपको पहले भी बताया था, इंग्लिश ऐसे या कोई भी पेपर लिखते हुए ना, पहले फर्स्ट टाइम अब्रिविएशन को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। आप लिखोगे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ब्रैकेट के अंदर यूएनओ आएगा और देन यू मे कंटिन्यू विद यूएनओ एज वेल। उसके बाद बेटे आप 1000 दफा भी यूएनओ लिख सकते हो। और आखिरी यूजेज मैंने बताया है कि आप कभी कभार चीजों को, डेट्स को इंट्रोड्यूस करते हो। हम लिखा है विलियम शेक्सपियर 1638 to 1720। तो क्या यूजेज हुए? दरमियान में आएगा, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करेगा, यूजफुल होगी, ऐड योर पर्सनल ओपिनियन, इंट्रोड्यूस अब्रिविएशन, ऐड डेट्स एज वेल। माय डियर फ्रेंड, आप डेट्स भी ऐड कर सकते हैं। लेट मी मूव फॉरवर्ड। माय डियर फ्रेंड, देखो ना, मैंने क्वेश्चन लिखा है, लिखा आई मुरीद हुसैन विल टीच यू पंक्चुएशन। ये गलत है यूजेज इसका। क्यों? मतलब सपोज बेटे मैं आपको लिख के देता हूं, आप घर में लिख के टेबल पे पढ़ा हो कि आई विल टीच, तो बेटे आपके पेरेंट्स पढ़ते हैं तो उन्हें क्या पता आई कौन है? तो इस वजह से ये तो यूजफुल इंफॉर्मेशन है। तो ये अगर आई मुरीद हुसैन के इर्द गिर्द अगर आप ब्रैकेट लिखेंगे ना, ये गलत है। क्योंकि मैंने कहा हम तो उस इंफॉर्मेशन के इर्द गिर्द ब्रैकेट लिखते हैं जो यूजफुल होती है लेकिन नेसेसरी नहीं होती। यहां पे मुरीद हुसैन आना जरूरी है क्योंकि बेटे आपके लिए तो क्लियर है कि आई कौन है, लेकिन आप रख देते हैं, आपको कोई भाई पढ़ता है, उसे क्या पता आई कौन है? ठीक होगा? तो ये गलत है अगर लिखोगे तो। नेक्स्ट एडिशन पेयर ऑफ डैश, जरा इसको भी गौर से पढ़ लें। लिखोगा कि पेयर ऑफ डैश अलाउ यू टू ऐड द इंफॉर्मेशन but they strongly interrupt the flow of your sentence as well। बट पेयर ऑफ डैश का भी वही काम है कि ये भी सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती है। क्या देती है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। लेकिन इसका मसला ये है कि जो आपकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी वो आपका सेंटेंस जो है उसको फ्लो को अब्रप्ट कर देगी, चेंज कर देगी। आपको फ्लो ऑफ सेंटेंस जो है मॉड्यूलेशन वो अब्रप्ट हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, मुकम्मल तौर पे चेंज हो जाएगा। देखते हैं इसको जरा। होगी जरूरी इंफॉर्मेशन, जरूरी होगी, लेकिन वो आपको सेंटेंस का फ्लो जो है उसको चेंज कर देगी, तोड़ देगी।
देखते हैं। बड़े ये जुमला पढ़े, मैंने नीचे लिख भी दिया। मैंने कहा अलीना glared at Muhammad who had beaten her a quiz and then had talked with him. वो जरा ग्लेयर की वजाहत कर रहा है कि उसने उसको क्यों घूरा है। उसने आगे वजाहत किया, उसने कहा अलीना glared at Muhammad, क्यों घूर रही है, इस वजह से घूर रही है, who had beaten her in a quiz and then had talked with him. फ्लो तो टूट रहा है। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता ना, अलीना glared at Muhammad who are good friend, तो फिर कभी भी डैश ना होती, क्योंकि फ्लो टूट नहीं रहा है। देखो ना बेटे, हम एक बात कर रहे होते हैं, उसकी वजाहत करने के लिए हम एक और बात पे आते हैं, फिर अपनी वापस तीसरी दफा अपनी बात पे वापस आते हैं। नेक्स्ट पढ़ें। हमने लिखा है पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड टू हेल्प क्रॉप्स ग्रो रिगार्डलेस ऑफ देयर नेगेटिव इफेक्ट लार्ज एंड क्विकली। क्लियर होगा? तो मैंने कहा है कि पेयर ऑफ डैश हम तब यूज करते हैं जब आपको सेंटेंस का फ्लो जो होगा ना, वो मुकम्मल तौर पे अब्रप्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब तीसरा पढ़ते हैं। जब आप तीनों चीजों को पढ़ लेंगे ना, तो शायद आपका इंफॉर्मेशन बिल्कुल, हमने कहा कि पेयर ऑफ कॉमास, समटाइम देयर वी वांट टू ऐड द इंफॉर्मेशन टू मेक आवर राइटिंग मोर क्लियर विदाउट डिस्ट्रैक्टिंग द रीडर फ्रॉम द सेंटेंस। तो हम देयर इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा देना चाहते हैं, वो यूजफुल भी होती है, वो नेसेसरी भी होती है, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हमारे सेंटेंस का फ्लो जो है वो भी ना टूटे। तो हम देन पेयर ऑफ कॉमास यूज करेंगे। देखें, लिखा आई Murid Hussain will teach you. Javed, who hated cola, bought some lemonade in the cafe. The fire destroyed many things. अब देखो ना, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में मिडल में ले आए हूं, आधी इधर रखी है। The furniture, the carpet, the curtain in the house. अब ये टेबल आपको ना बिल्कुल चीजों को क्लियर कर देगा। ब्रैकेट जब भी आप यूज करोगे ना, इंफॉर्मेशन यूजफुल होगी। जब भी आप ब्रैकेट यूज करोगे ना, इट वुड बी अ यूजफुल इंफॉर्मेशन, नेसेसरी नहीं होगी, लेकिन आपको फ्लो जो है उसको भी मेंटेन रखेगी। डैश जब भी यूज करोगे ना, इंफॉर्मेशन यूजफुल होगी, इंफॉर्मेशन नेसेसरी होगी, लेकिन सेंटेंस का फ्लो कभी भी मेंटेन नहीं रहेगा। कामा यूज करोगे ना, तो इंफॉर्मेशन यूजफुल भी होगी, नेसेसरी भी होगी, और सेंटेंस का फ्लो जो है वो भी मेंटेन रहेगा। हालांकि ये तीनों के तीनों सेंटेंस के मिडल में आते हैं, लेकिन मैंने कहा ब्रैकेट यूजफुल है, नेसेसरी नहीं है, फ्लो को मेंटेन रखती है। डैश यूजफुल है, डैश लाजम है, लेकिन सेंटेंस का फ्लो टूट जाता है। कामा यूजफुल भी है, नेसेसरी भी है, सेंटेंस का फ्लो भी मेंटेन रखता है। दे आर एब्सोल्युटली, ये मुकम्मल तौर पे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ये तो मुकम्मल तौर पे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। क्लियर हो गया? मैंने क्या बताया? मैं डियर स्टूडेंट आपको चंद एक चीजें बताई हैं, और मैंने सबसे पहली चीज आपको बताई, मैं दोबारा एक दफा इनको सारों को रिपीट करूंगा। मैंने कहा माय डियर स्टूडेंट, दे ऑल हैव बीन यूज्ड टू प्रोवाइड द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। और काम क्या है कि इनका काम है फॉर इंस्टेंस को, दैट इज को, लाइक को, एज को, सच एज को रिप्लेस करना। लेकिन मैंने सारों को अलहदा यूजेज किया है। मैंने पहले लिखा है माय कंट्री इज फुल ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज पाकिस्तान। मैंने दैट इज को खत्म करके कॉलन चूज किया, क्योंकि सेंटेंस का फ्लो जो है वो ब्रेक नहीं हो रहा। नेक्स्ट डियर देखो ना, जहां पे सेंटेंस का फ्लो ब्रेक हो रहा है, तो वहां पे मैंने डैश यूज किया है। अब नेक्स्ट में देखें, उसी इंफॉर्मेशन को अगर मैं सेंटेंस के मिडल में ले आया हूं, जो यूजफुल भी है, जो नेसेसरी भी है, सेंटेंस का फ्लो भी मेंटेन कर रही है, तो मैंने पेयर ऑफ कॉमास यूज किए। वही चीज डियर स्टूडेंट, जब मैंने एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ले आया हूं जो सेंटेंस के फ्लो को तोड़ रही है, तो मैंने पेयर ऑफ डैश यूज किया है। और आखिरी चीज जहां पे मैंने जाती ओपिनियन ऐड किया है, क्या किया है? मैंने पर्सनल ओपिनियन ऐड किया है, तो वो ब्रैकेट के अंदर आई है। अब मैं एक छोटा सा आपको टेस्ट देता हूं, आप इस टेस्ट को करें।
ये जरा करें, ये पेयर ऑफ ब्रैकेट, पेयर ऑफ डैश और पेयर ऑफ कॉमास के मुतालिक टेस्ट है। ये बड़ा गौर से करना है आपने, एक एक चीज पे गौर करना है आपने। बढ़िया से पढ़ें। तो देखो ना, पहला जो है हमने कहा द कम्युनिटी सर्विस, पेयर ऑफ कॉमास आएंगे क्योंकि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, यूजफुल भी है। मैंने कहा डियर स्टूडेंट, अगर मैं पहले को देखूं तो पेयर ऑफ कॉमास आएगा। क्यों पेयर ऑफ कॉमास आएगा? क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो यूजफुल भी है, फोकस भी मेंटेन रखती है। जब दूसरा देखूं तो वो देखो ब्रेक हो रहा है, सेंटेंस का फ्लो ब्रेक हो रहा है, तो पेयर ऑफ डैश लगेगा, है तो यूजफुल, ब्रेक हो रहा है। तीसरा डियर स्टूडेंट, मैं पेयर ऑफ ब्रैकेट यूज करूंगा। ये अननेसेसरी डिटेल है, ये ना होती तो ज्यादा बेहतर था। देखो ना, कम्युनिटी सर्विस मेक अवर सिटी स्ट्रांग, तो मेरे ख्याल इसके बगैर आपका जुमला जो है वो ज्यादा बेहतर था।
हम यहाँ पे 10 मिनट की ब्रेक करते हैं। अभी मेरा टाइम हुआ 10:20, सॉरी 8:23, 8:23 हुए हैं। 8:30 पे वापस आते हैं और हम आगे मूव करते हैं। मैंने 2 और पंक्चुएशन पढ़ाने हैं, बाकी इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। तो 10 मिनट की आपको ब्रेक है। ब्रेक में भी आप चीजों को एक दफा रिवाइज कर लें तो ज्यादा बेहतर है। तो हम 8:35 पे वापस आते हैं।
अच्छा, अब जैसे हम नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क्स पढ़ते हैं, एंड दिस इज इक्वली गुड, ये भी बहुत अहम पंक्चुएशन मार्क्स है, और खास तौर पे प्रेसी राइटिंग में इसकी बड़ी अहमियत है। ये क्या है? सेमीकोलन। सेमीकोलन का क्या फंक्शन है? जैसे इसके ना मेजर 4 फंक्शंस है। इसका सबसे पहला फंक्शन जो है, ये मैं ऑलरेडी में पढ़ा चुका हूं, दिस हैज बीन यूज्ड टू कंबाइन द 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस। ये सबसे पहले 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस को कंबाइन करता है, और ये किसको? कंजंक्शन को रिप्लेस करता है। मैं मिसाल देता हूं। डिफरेंट इसका दूसरा जो फंक्शन है, ये डिस्कोर्स मार्कर फॉर द मोर, मोर ओवर। आपको पता है इनके बाद कामा भी आ सकता है, इनके बाद सेमीकोलन भी आ सकता है, लेकिन ज्यादा रिकमेंडेड जो है कामा है, लेकिन यू मे यूज सेमीकोलन एज वेल। आप अखबार पढ़ें, कभी आपको कामा नजर आएगा, कभी आपको सेमीकोलन नजर आएगा। बहुत अहमियत का हामिल है। 2 चीजें हो गई। अच्छा, तीसरी चीज, मेडिसन ये भी कोलन की तरह एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करता है। कैसे करता है, मैं इस पे बाद में बात करता हूं। देखो, हमने सबसे पहला देखा, मैंने कहा फर्स्टली, इसके बाद अगेन डिस्कोर्स मार्कर है, और डिस्कोर्स मार्कर के बाद मैंने कहा मैं कामा भी यूज कर सकता हूं, मैं सेमीकोलन भी यूज कर सकता हूं। दूसरा देखें, मैंने कहा मोहम्मद वाज एंग्री एज द तैमूर वाज नॉट लिसनिंग, तो कंजंक्शन को रिप्लेस कर रहा है। मोहम्मद फेल्ट हॉट एज द सन, या बिकॉज, अगेन डिस्कोर्स, ये कंजंक्शन को रिप्लेस कर रहा है। तीसरा जुमला पढ़े, I found the film long and Taimur found the film short. मैंने कहा कभी कभार डियर स्टूडेंट ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी सेंटेंस में ऐड करता है। क्या करता है? माडियासन कभी कभार ये सेंटेंस के अंदर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी ऐड करता है। कैसे? हमने लिखा है कि आई हैव मेनी स्टूडेंट्स। मैंने कहा बेटे, जब हम सेमीकोलन लगाते हैं ना, तो हम सेंटेंस को ब्रेक करते हैं, लिस्ट बनाते हैं। काम वही है जो कॉलन वाला है, या फॉर एग्जाम्पल को रिप्लेस कर रहा है, लेकिन जब आप सेमी कॉलन लगाएंगे ना, तो आपका सेंटेंस जो होगा वो ब्रेक होगा। अब इसी, अगर मैं कॉलन लगाऊंगा तो देखो ना, कॉलन मैंने लगाया तो मैंने सेंटेंस को ब्रेक नहीं किया। तो मैंने तीसरा क्या कहा है कि दिस हैज बीन यूज्ड टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, पर दिस इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो होगी ना, उस सेंटेंस को ब्रेक करना पड़ेगा। 3 फंक्शन हुए। मैंने कहा पहला 2 क्लासेस को कंबाइन करता है, डिस्कोर्स मार्कर के बाद आता है, और तीसरा मैंने कहा कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। जब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है तो सेंटेंस ब्रेक होता है। मेडिसन इसका एक और भी फंक्शन है, और वो ये फंक्शन है कि मैंने आपको शायद पहले भी बताया था। मैंने कहा डियर स्टूडेंट, ये जो डिस्कोर्स मार्कर है ना, ये सेंटेंस के कभी कभार मिडल में आते हैं, लाइक हाउएवर हो गया, आल्दो हो गया। वैसे जो रूल है ना, 3 रूल्स हैं, मैं शायद आपको पहले भी बेटे बताया था। मैंने कहा पहला रूल ये है कि इनसे पहले भी कुछ ना यूज करें, बाद में भी कुछ ना यूज करें तो ठीक है। इनसे पहले भी कामा यूज करें, बाद में भी कामा यूज करें तो ठीक है। इनसे पहले सेमीकोलन यूज करें, बाद में कामा यूज करें तो ये भी ठीक है। ये भी ठीक है कि इससे पहले इसको अलग-अलग 2 क्लासेस को कर दो, फुल स्टॉप ऐड कर दो, उसके बाद डिस्कोर्स मार्कर लगाओ, उसके बाद अगेन कामा भी आ सकता है, उसके बाद सेमीकोलन भी आ सकता है। तो हम इसको रूल को क्या कहते हैं कि यूज अ सेमीकोलन बिटवीन 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस दैट आर कनेक्टेड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अगर वो 2 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कंबाइन किया जा रहा है ना, यहाँ पे डियर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बेसिकली डिस्कोर्स मार्कर के तौर पे काम कर रही होती है। क्या कर रही होती है? डिस्कोर्स मार्कर के तौर पे वो काम कर रही है। तो इस वजह से पहले मैंने कहा 4 चॉइसेस मैंने बता दी हैं। और माय डियर स्टूडेंट, इसका जो आखिरी फंक्शन है ना, हम इसको कहते हैं सुपर कामा। जुमला जरा गौर से पढ़ें। मैंने कहा आई हैव विजिटेड लंदन, मैं सारे कामे नहीं यूज कर सकता। मैं लिखूं आई हैव विजिटेड लंदन, कामा इंग्लैंड, कामा पेरिस, कम, तो वो तो लिस्ट चेंज हो रही है। कभी मैं सिटी का नाम ले रहा हूं और कभी मैं डियर फ्रेंड कंट्री का नाम ले रहा हूं। तो तब एक पेयर से ना बेटे, जब आप सिटी से ये पेयर्स बनाने पड़ेंगे, आप लिखेंगे लंदन, ये एक पेयर है, तो पेयर के दरमियान में कभी कभार कॉलन भी यूज कर सकते हो। ये दूसरा पेयर है, ये तीसरा पेयर है, तो तब हम यूज कर सकते हैं। हाँ, हालांकि डियर इसको हम कहते हैं सुपर कामा। सुपर कामन का मतलब, अगर मैं, आप पेपर में क्या आएगा डियर, पेपर में ये आएगा कि इंसानों के दरमियान में कामा होगा, क्या ये विजिटेड लंदन, कामा इंग्लैंड, तो ये गलत है ना। अगर आप कामा लगाओगे
तो तब तो लगेगा एक बंदा है जिसके लिए ये चीजें नहीं है, तो उसको तो ये लगेगा कि सारे के सारे शहरों के नाम है। तो डियर, जब आप एक पेयर बनाते हैं ना चीजों के, तो पेयर के दरमियान में आप कोलन भी यूज कर सकते हैं, आप सेमी कोलन भी यूज कर सकते हैं, दिस इज योर चॉइस। तो पांचवा ये काम है, मैंने कहा 5 फंक्शन है सेमी कोलन के। एक सुपर कामा का फंक्शन है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में डिस्कोर्स मार्कर से पहले आता है। अच्छा ना, ये एक मिस्टेक है बड़ी कॉमन सी, ये पाकिस्तानी पता नहीं हम कहां से ले आए हैं इस चीज को। बड़े ये एक पंक्चुएशन मार्क्स है, हालांकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये इनफॉर्मल है। हम लिखते हैं दिस पॉलिसी हैज मेनी फीचर्स, हम कॉलन और डैश लगा दे, यार ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये इनफॉर्मल है, ये गलत है। तो यहां ये नहीं होना चाहिए, यहां पे सेमीकोलन होना चाहिए। ये पता नहीं हमारे, ये बेसिकली ना उर्दू का पंक्चुएशन मार्क्स है, तो उर्दू के जो क्लरिकल स्टाफ है वो इंग्लिश में भी इसको ले आए। तो ये चंद एक यूजेज हैं, तो इनको आप कल गौर से घर से पढ़ लेना। मैंने कहा कि डियर, इसके बहुत यूजेज हैं। आप इसके लिए जो बेस्ट बुक है वो रैंड एंड मार्टिन है। रैंड एंड मार्टिन बहुत अच्छी किताब है। तो चलें, कुछ बच्चे कह रहे हैं तो हम क्लास इधर ही खत्म करते हैं, तो देन डियर फ्रेंड कल हम आगे मूव करेंगे। जी सिद्रा, क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर लें। जी सिद्रा। सर एक बार सेमीकोलन और ये कॉलन का डिफरेंस समझा दें सर, इसमें बड़ी कंफ्यूजन। अच्छा बेटे, इनका एक यूजेज सेम है। कितनी यूजेज? एक यूजेज ठीक सेम है। ये मैंने आउटलाइन में उठाया था। वो यूजेज ये है कि ये दोनों कभी कभार ना एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल को रिप्लेस करते हैं। किसको? फॉर एग्जांपल को। बेटे कॉलन होता है ना तो सेंटेंस ब्रेक नहीं होता। क्या नहीं होता? सेंटेंस कॉलन आएगा ना तो सेंटेंस के सामने लिखा जाएगा। ये देखें यहां पे जो मैंने लिखा हुआ है, नजर आ रहा है? सेमी कॉलन लिखेंगे तो बेटे सेंटेंस आपको ब्रेक करना पड़ेगा। सेंटेंस क्या करना पड़ेगा? ये देखो ना, सेंटेंस ब्रेक करना पड़े, लिस्ट बनानी पड़ती है 1 2 3 4 5 6 7 में। ठीक होगा? वो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी पिछले वो भी रेलेवेंट, दोनों एक ही फंक्शन है। याद नहीं आपको? मैंने आउटलाइन में बताया था कि कभी कॉलन यूज करना है, कभी सेमी कॉलन यूज करना है। ओके सर। अच्छा डियर स्टूडेंट, कल थोड़ा सा आप घर से पढ़ के आओगे, हैफन पढ़ के आओगे, कामा पढ़ के आओगे, और खास तौर पे ना ये असाइनमेंट है, आपने कल एक्सपोर्ट कामा पढ़ के आना है। कौन सा कामा? हार्वर्ड कामा, एक्सपोर्ट कामा कल पढ़ के आना है। तो सो सी यू टुमारो।